Namaskar, welcome to the Mental Minds and I am the Mental King who is going to discuss today Israel-Iran conflict। तो आज हम खबरिया चैनल से आगे बढ़कर या जो अन्य चैनल्स भरे पड़े हैं जहां पर केवल मौत की खबरें दिखाई जा रही हैं, बिल्डिंगों को तबाह होने की खबरें दिखाई जा रही हैं, सिर्फ ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से मिसाइल उड़कर आ रही है, किस तरीके से बिल्डिंगें उड़ रही हैं, वो उनसे आगे बढ़कर, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट जो है ये एक नए तरीके का वारफेयर है। वो भारत पाकिस्तान में भी हमने देखा, ईरान इजराइल में भी दिख रहा है, हमास और इजराइल में दिख रहा था। तो ये तो एक न्यू नॉर्मल है कि लड़ाइयाँ अब आने वाले समय में ऐसे ही होंगी, लेकिन ये भी बता रहा है कि जो लड़ाइयाँ हैं वो रुकेंगी नहीं, जो विश्व है वो शांति की तरफ नहीं अशांति की तरफ जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट ऐसा क्या हो रहा है और क्यों अभी ये ऐसा समय आया है कि ईरान के ऊपर हमला करने की इजराइल को इतनी खुली छूट मिल चुकी है। उसने कह दिया है कि जो उनका डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब जहाँ मन करता है वहाँ पर जाते हैं, हम पर कोई मिसाइल से अटैक नहीं हो रहा। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनका ख़त्म हो चुका है और अब यहाँ तक सिचुएशन पहुँच चुकी है कि वहाँ से तेहरान को खाली करने के लगभग अमेरिका ने भी कहा है कि नागरिक छोड़ दें, भारत ने भी कहा है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो भी तेहरान को छोड़ दें, दूसरे हिस्सों में चले जाएं। और यहाँ तक कि जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कई दशकों से वहाँ पर है, कई पीढ़ियों से वहाँ पर है, उनको भी कहा गया है कि अब आप वहाँ से चले जाएं, वहाँ से निकल जाएं, सिचुएशन गंभीर हो रही है। चीन ने भी कह दिया है कि यहाँ से चले जाओ। तो दो बातें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं कि कन्फ्लिक्ट में ईरान की लगभग हार कह सकते हैं, लेकिन ये हार देश की होगी कि उस रिजीम की होगी जो 1979 से इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम पर वहाँ पर बैठी है। ये उसकी हार होगी या ईरान की होगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का बार बार कहना है कि अगर अल खमीनी हट जाते हैं, या यहाँ तक डायरेक्ट कहा गया है कि अल खमीनी को अब मारने के बाद ही शांति मिलेगी। पहले खबर आ रही थी कि वीटो कर दिया है यूएस ने कि नहीं, अल खमीनी को नहीं मारना, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि मुझे तो मारना है। तो ऐसा क्या है कि अल खमीनी को मारने के बाद वहाँ पर उनको लगता है कि शांति स्थापित हो जाएगी, दोस्ती स्थापित हो जाएगी, क्योंकि उनका बयान भी आया था कि अब वो समय आ गया है कि इस जो ब्रूटल रिजीम है इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह पर एक ऐसी रिजीम जो दो एंशियंट ग्रेट नेशन है, यानी कि ज्यूइश पीपल और पर्शियन पीपल, इन दोनों के बीच में अब दोस्ती का समय आ गया है। तो आइए देखते हैं पहले तो हुआ क्या है। पहले ये जो दुश्मनी है ये बनी कैसे, दोस्ती से दुश्मनी कैसे बदली और क्या दुश्मनी से अब दोस्ती बनेगी या नहीं। तो उस कहानी जो शुरू होती है वो वहाँ से शुरू होती है कि जब 1979 में वहाँ पर तख्ता पलट होता है। जो शाह थे मोहम्मद रजा पहलवी वहाँ के, 1979 में उनका तख्ता पलट होता है। क्योंकि जो शाह थे वो बहुत प्रो यूएस थे, बहुत मॉडर्न थे। वहाँ पर एक मॉडर्न ईरान या कह सकते हैं मॉडर्न तेहरान की नींव रखी जा रही थी, लेकिन वहीं पर बहुत सारा एक ऐसा वर्ग भी था जो प्रो यूएस होने के कारण बहुत ज़्यादा खफा था मोहम्मद रजा से। और इन्हीं सारे कारणों को देखते हुए जो पहले सुप्रीम लीडर थे अयतुल्ला खोमेनी, उन्होंने एक रेवोल्यूशन को कह सकते हैं कि जन्म दिया इस्लामिक के नाम पर। और इस्लाम भी यहाँ पर कौन सा है, शिया इस्लाम है। तो शिया इस्लाम की एक रेवोल्यूशन की गई, इनको जाना पड़ा देश छोड़ के। और उसके बाद वहाँ पर एक ऐसी रिजीम खड़ी होती है जिसको कहा जाता है कि अगर एक दूसरे सेंस में बात करें तो जो रिलीजियस वर्ग है वही चला रहा है, क्लैरिक है, जो मुस्लिम क्लैरिक है वही चला रहे हैं, शिया क्लैरिक चला रहे हैं, रिलीजियस लीडर चला रहे हैं। जो अल खमीनी है जो 1989 से अभी तक सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, जो तेहरान की जो एक मुख्य मस्जिद है वहाँ पर फ्राइडे को जाकर नमाज के समय में वही आगे सबसे रहते हैं। मतलब कि उन सारे कामों को किया जाता है जो रिलीजियस लीडर्स करते हैं। लेकिन वहीं पर इस पर इल्ज़ाम भी लगते हैं कि बहुत ब्रूटल है, लोगों के ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है, क्योंकि जब तक शाह थे तब तक इज़राइल के साथ जो रिश्ते थे वो बढ़िया थे, क्योंकि प्रो यूएस थे और इज़राइल पर यूएस का शुरू से हाथ रहा है, तो रिश्ते बहुत बढ़िया थे। यहाँ तक कि तेहरान में एम्बेसी हुआ करती थी इज़राइल की। लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट होते ही शाह को भागना पड़ा और उनकी जगह ले लेते हैं फिर अयतुल्ला खोमेनी, जो पहले सुप्रीम लीडर बनते हैं 1979 में। और तुरंत उन्होंने कहा कि जो इज़राइल की एम्बेसी है इसको बदल के इसको फ़लस्तीन की एम्बेसी कर दिया जाएगा। और अब जो
दुश्मन है हमारा वो केवल इजराइल है। तो यहाँ पर जो ईरान एज ए नेशन और दो रिजीम की बात करें तो उनकी अलग अलग बात आती है। नेशन अपनी जगह पर था, पहले भी था और बाद में भी रहेगा, लेकिन खेल खराब हुआ है रिजीम से। रिजीम बदली है तो वहाँ पर अब वो इजराइल के अगेंस्ट हो गए। इसीलिए नेतन्याहू का कहना है कि जब ये जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दोबारा से शांति स्थापित हो जाएगी और जो दोस्ती वो बढ़ जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण से अब इजराइल को एक मौका मिला है, खुला हाथ मिला है। पहली बात कि जो ईरान है वो लगातार जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। 2015 के आसपास जो इनरिचमेंट थी यूरेनियम की वो उसकी लगभग 10-15% के पास थी, और जो वेपन ग्रेड होता है उसमें लगभग 95% के ऊपर पहुंचना होता है, तो उसमें काफ़ी सारा समय लगता है। लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते जो IAEA की, उसने कहा था कि जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है ईरान की लगभग 67% के ऊपर पहुंच चुकी है। और जब आप 15 से 67 तक पहुंच चुके हो तो 67 से 95 तक पहुंचने में समय ज़्यादा नहीं लगता। उन्होंने कहा कुछ ही महीनों में यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है वो टोटली खतरे में है, क्योंकि इजराइल को कभी नहीं चाहता ईरान की वहाँ पर रहे, एग्जिस्ट करे, और ख़ास करके बेंजामिन जो नेतन्याहू है उनकी जो सरकार चल रही है उसको। तो सर्वाइवल एग्जिस्टेंस बहुत तगड़ा इजराइल के ऊपर आ चुका था। उनको रिजीम चेंज यहाँ पर करनी ही पड़नी थी, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास आ जाता तो जो पावर ऑफ बैलेंस है, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो सारा यहाँ पर मिडल ईस्ट में ख़राब हो जाता है। यहाँ पर अगर देखें बड़ा ही कन्फ्लिक्ट वाला ये सारा एरिया है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन के अलावा जो एक और मेन बात है वो पिछले 2 साल में घटते हुए घटनाक्रम है। रूस और यूक्रेन का युद्ध 3 साल से चल रहा है। रूस लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई देश युद्ध में रहता है तो उसके जो रिसोर्सिस हैं वो कहीं और डाइवर्ट होते हैं, और वही उसका नतीजा हुआ कि पिछले साल सीरिया में जो अल बसद की रजीम थी, जिसको बशर अल असद जिसको कहा जाती थी रजीम, बाथ पार्टी की, उसकी रजीम को बचाने के लिए जो रशिया 2014 से लगा हुआ था, 16 से डायरेक्टली लगा हुआ था, वो वहाँ से पीछे हटता है और रजीम गिर जाती है। रजीम गिर जाने के बाद वहाँ पर अब एक ऐसी रजीम आ गई है जो लगभग तुर्की के तो साथ है, लेकिन अभी हाल ही में जो ट्रंप मिडल ईस्ट में गए थे तो वहाँ पर वो उसके अब जो प्रेसिडेंट बने हैं, जो पहले अलकायदा से जुड़े हुए थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने हाथ मिलाया। तो यहाँ पर जो सीरिया है वो लगभग प्रो जो यूएस है उसकी तरफ हो चुका है। प्रो यूएस का मतलब है कि इजराइल के साथ जो उसके रिश्ते रहेंगे वो बहुत ख़राब नहीं रहेंगे। वहीं पर तुर्की जो है, तुर्की सुन्नी इस्लामिज़म को बहुत जो बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा वहाँ पर लीडरशिप बनाना चाहता है। जो खलीफा हुआ करते थे, कैलिफेट हुआ करती थी, ओटोमन अम्पायर था, उसको एक तरीके से रिवाइव करना चाह रहे हैं मॉडर्न समय में जो एर्डोगन है। इसलिए शिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा वहाँ पर कोलिशन सा बनता हुआ भी दिख रहा है। तो जो ईरान है वो शिया है और यहाँ पर ये अकेले पड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारा एरिया जो सीरिया है और ये अरब है, ये अरब है, यहाँ से कुछ अरब है, लेकिन हैं सभी ये सुन्नी मुस्लिम। तो सुन्नी जो इस्लाम है वो एक तरफ हो रहा है और उसकी जो लीडरशिप है उसमें लड़ाई है कि तुर्की के पास रहेगी कि सऊदी अरेबिया के पास रहेगी, क्योंकि इन दोनों में भी एक अपनी अपनी वर्चस्व की लड़ाई है। वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान है और वहाँ पर तुर्की के प्रेसिडेंट हैं जो लगातार एक कट्टरवाद की तरफ जा रहे हैं। तो खेल केवल यही नहीं है कि न्यूक्लियर जो वेपन ईरान बना लेता, खेल ये है कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। रशिया के यूक्रेन के साथ उलझने के कारण मिडल ईस्ट खाली हो गया है और जिसके पास जो मौका है वो हिस्टोरिकल जो चेंजेस हैं वो लाना चाहता है। हिस्टोरिकल चेंजेस में सीरिया में चेंज हो चुका है और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखी थी जो ईरान की अब की रजीम है अल खमीनी की, वो लगभग कलेप्स हो चुकी है। जब से हमला हो रहा है ना कहीं हमास की आवाज़ आई है, ना कभी हिजबुल्लाह की कहीं से मिसाइल आई है, ना ही कहीं हूतियों की मिसाइल आई है। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो थी वो फेल हो चुकी है, कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो चुका है, वो अनाथ हो चुका है। रशिया उलझा हुआ है, मदद करने आ नहीं सकता। चीन ने कोशिश की है, सुनने में आया है कि उसके बेड़े वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन
इस समय पर चीन कोई डायरेक्ट अटैक करके कोई मदद करेगा ईरान की, ये भी मुश्किल है। वो तभी हो सकता है कि अगर ट्रंप या यूएस डायरेक्टली इंटरफेयर करे तो यहाँ से एक लड़ाई जो है वो अन्य आयाम पकड़ सकती है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल समझ कहती है, जो जियोपॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से लग रहा है कि अल खमीनी का हटना ईरान में शांति को बहाल कर सकता है। लेकिन अल खमीनी अब कैसे हटेंगे? क्या उनकी मृत्यु होगी? क्या उनको भी टारगेट किया जाएगा? या वहाँ पर जैसे कि तेहरान का पूरा सिस्टम इज़राइल के कब्जे में आ ही चुका है, वहाँ भी हमला हो रहा है इज़राइल में, ऐसी बात नहीं है, इज़राइल पर भी हमला किया जा रहा है और इज़राइल का भी बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन इज़राइल अब लड़ने के मोड में है। इज़राइल कह रहा है कि भाई मैं तो लड़ता रहूँगा, मेरे को तो अब जो अपना एग्जिस्टेंस है उसको बचा के रखना है, हर जगह दोस्ती करनी है। बहुत दिन हो गए इस तरीके से रहते रहते, तो अब जो लड़ाई है वो आर पार की है। ये निश्चित है कि अल खमीनी का अंत बहुत ही निकट है। इवन इन 1 और 2 डेज कुछ भी हो सकता है। इवन टुडे हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, 2 घंटे में हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सब देशों ने तेहरान से खाली कराए अपने सिटीजन, इसका मतलब तेहरान जो है अब वो फॉल होने वाला है, वो गिरने वाला है। गिरने का मतलब है कि जो दीवार है उसकी, जैसे पुराने ज़माने में किले गिर जाया करते थे, सरेंडर करते थे, तेहरान का सरेंडर निश्चित लग रहा है। और कोई नहीं है तेहरान के पास, सिंगल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि शिया इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बैठी है, इकनॉमिक कंडीशन बहुत बेकार है, सैंक्शंस लगे हुए हैं दुनिया भर के, पाकिस्तान नहीं मदद करना चाहता, अफ़गानिस्तान के पास औकात नहीं है मदद करने की, भारत खुल के नहीं जाना चाहता, जो कि भारत का बहुत नुकसान होगा। इस रिजीम के साथ भारत के रिश्ते ठीक ठाक हैं। भारत ने अफ़गानिस्तान में पहुंचने के लिए चाबार पोर्ट यहीं से बनाया है, वहीं से वो अफ़गानिस्तान पहुंचेगा। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के लिए भारत इस वक्त और इज़राइल के साथ, यूएस के साथ और जो अन्य मिडल ईस्ट के देश हैं उनके साथ रिश्ते नहीं ख़राब करेगा, तो किसी भी तरीके की इनडायरेक्ट मदद भारत भी नहीं कर सकता और यूएस बिल्कुल नहीं करना चाहता। चाइना की बात हमने कर ली है। तुर्की और सऊदी अरब भी तो देख रहे हैं कि कब ये गिरे, कब यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुई थी वो फेल हो, और फिर हम देखें कि यहाँ पर कैसे मैनेजमेंट की जाएगी। और रशिया, जो कि होता तो बहुत कुछ यहाँ पर ना होता, लेकिन रशिया नहीं है, रशिया उलझ गया है। रशिया को यूक्रेन ने उलझा लिया है। छोटी सी लड़ाई अब 3 साल से ऊपर चल रही है और लगातार यूक्रेन को जो मदद मिल रही है वहाँ पर युद्ध का अंत होना मुश्किल है जल्दी। और इसलिए ईरान एक मॉडर्न समय में एक ऐसा देश बनने वाला है जिसका जो इतिहास है, जो रिजीम चेंज है, बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से चेंज होगी। सीरिया की तो कहानी बहुत लंबी है, कई सालों से काम चल रहा था कि वहाँ पर 2011 से थी, अपराइजिंग हो रही थी, लेकिन ईरान के अंदर तो उतनी अपराइजिंग भी नहीं है, टोटली बाहर से रिजीम चेंज का यहाँ पर काम किया जाएगा। तो आज का वीडियो और आज का कंटेंट आपको कैसे लगा, अपने कमेंट ज़रूर करें, अपने व्यू ज़रूर करें। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।